तो मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं कि एक तो आप लोगों ने याद रख लेना है, मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर कम होती चली जा रही होता है, डिक्रीज इन रिड्यूसिंग पावर, कि फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकते, डिक्रीज इन रिड्यूसिंग पावर। ये बड़ा मजे का सीन है, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ। डिक्रीज इन द रिड्यूसिंग पावर, एक तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज +2 पड़ा हुआ है और मैंगनीज +4 पड़ा हुआ है। मैंगनीज +2 और मैंगनीज +4 और इधर मैंगनीज +7 मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। +2 वाले में फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है, क्योंकि अप टू 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, अप टू 7+7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर अभी रिड्यूसिंग पावर है, लेकिन जैसे जैसे ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब Mn+2 में मोर रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर एज कंपेयर टू Mn+4 एंड Mn+7। एक तो ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का उसकी रिड्यूसिंग पावर के साथ आपको रिलेशनशिप बना के दिखा दिया। अब समझ आ गई? आपसे सवाल पूछे विच विल हैव मोर रिड्यूसिंग पावर, विच विल हैव लेस रिड्यूसिंग पावर। यहीं पे मेटल के जो ऑक्साइड्स आपको पढ़ाए, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, जो उनका करेक्टर होता है, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। मेटल के ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। कैसे, वो भी आपको बता देता हूं, वो भी याद रखिएगा कि मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक करेक्टर के और इसी तरह उसके कोवेलेंट करेक्टर के भी। और इसका मतलब है बेसिक के और आयनिक करेक्टर के इन्वर्स हो जाएगा। ये आपने रूल नहीं भूलना, मत भूलिएगा काइंडली इसको, कि मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है इन्वर्स होगा किसके, बेसिक करेक्टर के एंड आयोनिक करेक्टर के। यानी कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपको मैंगनीज के कुछ ऑक्साइड्स देता हूं, जिसमें मैं आपको Mn2O दे देता हूं, ठीक है जी, उसके बाद मैं आपको MnO दे देता हूं, फिर मैं आपको Mn2O3 दे देता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को MnO2 दे देता हूं, फिर Mn2O5 दे देता हूं, फिर Mn2O7 दे देता हूं। ये मैंने मैंगनीज के डिफरेंट ऑक्साइड्स आपको बना के दिए हैं, ठीक है बेटा। अब पेपर में क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स में मैं पहले भी बता चुका हूं, अब यहाँ पे आपने याद कर रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रोल है इसके अंदर, ठीक है। आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा, दोनों यहाँ पे फिट बैठेंगे, ठीक है। अब ये मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक, लेकिन जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसमें आयनिक करेक्टर कम होता चला जाता है, मेटेलिक करेक्टर कम होता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। उसका मतलब जब मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा होगा तो बेसिक करेक्टर कम हो रहा होगा, और अगर बेसिक करेक्टर कम हो रहा है एसिडिक ज्यादा हो रहा है। सिंपल सी बात है। आपके पास यहां पे अगर चेक करें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन, -2 को बैलेंस करने के लिए +2/2 करूं तो +1 है यहां पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे +2 है, यहां पे +3 है, ठीक है, यहां पे +4 है, यहां पे +5 है और यहां पे +7 है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसका एसिडिक करेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा और कोवेलेंट करेक्टर भी बढ़ता जाएगा। कोवेलेंट करेक्टर को मैं रिलेट कर देता हूँ मेटल के कैटाइन के अंदर हाई चार्ज डेंसिटी। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि हाई चार्ज डेंसिटी के साथ बढ़ता है कोवेलेंट करेक्टर। यानी कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बढ़ने पर और साइज कम होने पर हमारे पास चार्ज डेंसिटी बढ़ती है और चार्ज डेंसिटी के बढ़ने से कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है। इस बात को हम अच्छे तरीके से जहन में रखते हुए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास मैंगनीज के कोई भी ऑक्साइड दिया हो
पूछा जाए बेसिक करैक्टर किसका ज़्यादा किसका कम, एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा किसका कम, कोवेलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा किसका कम, मैंने रूल बता दिया है। जितनी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटालिक करैक्टर कम होता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। और कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जा रहा है चार्ज डेंसिटी बढ़ने पर। कैसे? जैसे कि आपकी बुक में कहता है PbCl2 और PbCl4 में बॉन्डिंग नेचर कैसे है, यानी कि बॉन्डिंग की नेचर भी इसको इफेक्ट कर रही होती है, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। PbCl2 को आप लोग कहते हो कि ये आयोनिक है और PbCl4 को आप लोग कहते हो कि ये कोवेलेंट है। तो एक आयोनिक है और एक कोवेलेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बातें सारी क्लियर है। अब डाउट आपके ज़हन में अगर आ रहा है तो उसको मुझे निकालना बड़े अच्छे तरीके से आता है। वो तरीका क्या है? PbCl2 में लेड +2 है, लेस पोलराइजिंग पावर, लेस चार्ज डेंसिटी। PbCl4 में लेड +4 है, ज्यादा चार्ज डेंसिटी, ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जिसमें जितनी कैटाइन के ऊपर चार्ज बढ़ता है उसका एनाइंस के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करवाने का या पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो फिर वो थोड़ा बहुत उस एनाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपने पास ले आता है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दो एटम्स के दरमियान में आ जाता है या दूसरा भी उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, पहला तो अट्रैक्ट कर रहा है एनाइन, दूसरा भी जब अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको कोवेलेंट करैक्टर या शेयरिंग करैक्टर में ले जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई कहते हैं कि PbCl2 में आयोनिक और PbCl4 में कोवेलेंट है। जैसा कि आपको पता है बेरिलियम क्लोराइड के अंदर भी वो प्रेफरेबली बेरिलियम क्लोराइड मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है, आयोनिक नहीं कहते, इसको भी कोवेलेंट कहते हैं, क्योंकि बेरिलियम की भी वही हरकत है, स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये क्लोराइड्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ शेयर करवा लेती है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी हम लोग जो है वो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए मेटल और नॉन मेटल में कोवेलेंट नहीं होता, क्या होता है आयोनिक। मेटल और नॉन मेटल में कोवेलेंट नहीं होता, नहीं आयोनिक, लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का रोल होता है। जितनी चार्ज डेंसिटी चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा होगी, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। ये पॉइंट भी अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करवाने के बाद, बताने के बाद, समझाने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर अब आप लोगों से पूछ ले कि SnCl2 और SnCl4 की नेचर में ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर किस में, तो SnCl4 में कोवेलेंट करैक्टर का हाई चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रीज़न बन रही है। मुश्किल था ये? नहीं, बहुत आसान था। लास्ट में एक छोटा सा पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको हाइड्रेशन एनर्जी बता दूं। वैसे तो मैंने इसका सॉल्यूशंस वाले यूनिट के अंदर जिक्र किया था, उसके अंदर थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन, लेकिन दोबारा आप जिक्र कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये जिसको ज़्यादातर हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन का भी नाम देते हैं। इसके बारे में एक तो बात आपने याद रख लेनी है कि ये एक्सोथर्मिक चेंज होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, चंद एक रेयर केसेस है शायद ये एंड हो जाए, लेकिन मोस्टली ये एक्सोथर्मिक है, यानी कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसीजर है, एनर्जी रिलीजिंग। अब इसमें आपने एक पॉइंट याद रख लेना कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब 1 मोल गैसियस स्टेट ऑफ आयन, 1 मोल गैसियस स्टेट ऑफ आयन डिसॉल्व्ड इन इन्फिनिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि इतना कि उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड किया जाए कि मजीद कोई हीट डिटेक्ट हो ही ना, तो वो कहलाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि इन्फिनिट अमाउंट या डिसोल्यूशन ऑफ द वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रेशन, वाटर और कोई और सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेशन होगा, तो उसके दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है, कैसे होती है, इसकी रीजन भी आपको बताता हूँ। ये रहा हमारे पास एक हाइड्रोजन का गैसियस एनाइन, वाटर एक्वियस मीडियम में कर रहा हूँ डिसॉल्व, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, और ये रही एनर्जी 1075 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होते हुए। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं वो याद रख लीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में उनका जिक्र करके आया था, आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं उसको। एक आयन और पोलर स्पीशीज में फोर्सेस हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, इन्हीं को दूसरे नाम में हाइड्रेशन फोर्सेस का भी नाम दिया जाता है, हाइड्रेशन फोर्सेस। एक आयन डाइपोल फोर्सेस है और दूसरा हाइड्रेशन फोर्सेस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस डिफरेंस को आप लोगों ने बिल्कुल भी इजीएस्ट वे में जो है वो लेते हुए मुश्किल में नहीं जाना, आसान ही रखना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिलीव मी। आयन डाइपोल फोर्सेस या हाइड्रेशन फोर्सेस कहते हैं, एनर्जी रिलीज हाइड्रेशन एनर्जी है। एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रेशन हीट ऑफ डिपेंड किस पे करती है, अजीम सी बात है, सिंपल सी बात है, साइज रेशियो ऑफ आयंस।
ग्रेटर द चार्ज टू साइज रेशियो ग्रेटर विल बी द एंथैल्पी ऑफ आयन, क्योंकि जितनी चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी उस आयन को उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे। एज यू नो, जितनी अट्रैक्शन डेवलप होती है उतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसा कि आप लोगों के सामने मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी का चक्कर क्या है, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये इनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू मैग्नीशियम की कम और सोडियम की और कम। तो रूल क्या याद रखिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी एज यू नो चार्ज ओवर साइज रेशियो को कहते हैं, ठीक है बेटा। और अब आप लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी और चार्ज डेंसिटी का रिलेशनशिप तो देख लिया। थोड़ा सा मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसके ट्रेंड के ऊपर लेकर के जाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि चार्ज डेंसिटी का पॉइंट समझ आया या नहीं आया, इसको चेकआउट करना है। तो देखो मैं कैसे चेकआउट करवाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्यू चार्ज और आर जो है वो पिकोमीटर के अंदर, और यहाँ पे आपको जो है वो पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी पॉजिटिव 50, पॉजिटिव 100, नेगेटिव 50, नेगेटिव 100। आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी सिलेक्ट करनी है। दो बातें याद रख लीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिएगा कि कैटाइंस की जनरली हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनाइंस। उसकी रीजन बता दूं? बिल्कुल, कैटाइन होता है स्मॉल साइज का। स्मॉल साइज का हाई चार्ज डेंसिटी का होगा। हाई चार्ज डेंसिटी का मतलब है हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं चार्ज डेंसिटी बढ़ने पर। तो इस पॉइंट को ये ध्यान रखिएगा, कैटाइंस और एनाइन में कंपैरिजन आ जाता है। बाकी आपको अब मैक्सिमम हाइड्रेशन के लिए मैक्स क्यू देखना है और मिनिमम आर देखना है, यानी कि मैक्सिमम चार्ज और मिनिमम रेडियस के साथ ऑफ कोर्स ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अब देखें, आप कहेंगे सर एक छोटा सा मसला आ रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और 50 पिकोमीटर साइज है, यहाँ पे चार्ज +2 है सर, लेकिन 100 पिकोमीटर साइज है। हम तो सर कंफ्यूज हो गए। कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट देखनी है उसमें आप चार्ज को प्रेफर करेंगे। किसको प्रेफर करेंगे? चार्ज को। जनरली ज़्यादातर चार्ज प्रेफर किया जाता है चार्ज की बेस पर, अगर साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है, तो चार्ज को प्रेफर किया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पे अब आप लोगों को जहन में रख लेना चाहिए कि हम चार्ज को प्रेफरेंस देते हुए बीटा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें ज़्यादा हाइड्रेशन क्यों होगी? क्योंकि इसकी चार्ज ज़्यादा है और ऑफ कोर्स +2 चार्ज के साथ अगर साइज थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो भी चार्ज प्रेफर किया जाता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं। समटाइम्स साइज को भी प्रेफर किया जाता है। मैं आप लोगों को इस तरह बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हो तो सोडियम के कैटाइंस के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और अपनी ऑक्सीजन वाली साइड से आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब आपने ये बात याद रख लेनी है कि ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल जो सराउंड करते हैं वो कैटाइंस को सराउंड करते हैं और कम वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इनाइंस को सराउंड करते हैं। तो और इनाइंस को सराउंड करने के लिए भी ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाली साइड से आएंगे, ऑक्सीजन इनका पीछे रहेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये कैटाइन की वाटर की ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन आपको दिखा रहा हूं, जो पहले आयन डाइपोल फोर्सेस के साथ भी दिखाई थी। और इन फोर्सेस का क्या नाम दिया मैंने? आयन एंड डाइपोल फोर्सेस, जो कि स्ट्रॉन्गर होती है तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समटाइम्स वीक होती है। याद रखिए, ये ऑर्डर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ में पहले बता चुका हूं। उसके बाद मैं क्लोराइड को देखूं तो ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव वाली साइड से अट्रैक्ट हो रहा है। तो बच्चों ये बात तय कर लें, कैटाइन की हाइड्रेशन एनर्जी एनाइन से ज्यादा होती है और ये हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं ऑफ कोर्स ये किस पर डिपेंड करती है? उनकी चार्ज डेंसिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, चार्ज सब पर सेम है। इसका मतलब अब यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा होगा? साइज। जैसे जैसे पिकोमीटर में साइज बढ़ता चला जा रहा है, देखिएगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। ये माइनस साइन बेटे रिलीज को शो कर रहा है। आप मैग्नीट्यूड को देखकर फैसला करेंगे कि किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किसकी मैग्नीट्यूड कम है। तो मैंने अब बच्चों को बता दिया, बच्चों को एक कंफ्यूजन हुई कि चार्ज और साइज में से प्रेफर किसको करना है। अब मैं आपको देख के बताता हूँ।
पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करवा देता हूं। पीरियोडिक ट्रेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट का भी पीरियोडिक ट्रेंड बता देता हूं, और हाइड्रेशन एनर्जी का भी पीरियोडिक ट्रेंड बता देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि अगर पीरियड के अलोंग आ रही हो तो क्या होगा, और अगर आप ग्रुप के अलोंग जा रहे हो तो क्या होगा। पीरियड के अलोंग आते हुए लेफ्ट से राइट जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज अप टू 4th A, then decreases। आपको पता है कि +1 ग्रुप 1 में, +2 ग्रुप 2 में, +3 ग्रुप 3 में, +4 ग्रुप 4 में। तो लेफ्ट टू द राइट जाते हुए अप टू 4th A बढ़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बात डन होगी। उसके बाद आपको मैंने अभी बताया है कि कार्बन +4 तक मैक्सिमम जाएगी, फिर नाइट्रोजन में -3 हो जाएगी, ग्रुप में आ जाएगी। ग्रुप याद रख लीजिएगा, ग्रुप के अंदर जो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा सेम रहती है। इन ग्रुप प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम। लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकती है अप टू मैक्सिमम ग्रुप नंबर, मैक्सिमम ऑफ इट्स ग्रुप नंबर, मैक्सिमम अपने ग्रुप नंबर तक इंक्रीज करेगी। यानी कि 5th ग्रुप की मैक्सिमम, 5th ग्रुप की प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3, लेकिन बढ़कर मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, +5 होंगे। आपको पता है नाइट्रोजन और फास्फोरस +5 से ऊपर नहीं जाते। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट की रीजन में मैं आपको बता चुका हूं, डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी बात आती है। दूसरी बात भी सुनिएगा कि अगर आपसे कोई ये कहे कि प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट अलोंग द ग्रुप क्या रहती है, तो वो सेम रहती है। और उसकी वजह क्या है, रीजन आप जानते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रेशन एनर्जी यहां से मैं भी इरेज कर रहा हूं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम रहता है, जिसकी वजह से अलोंग द ग्रुप प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। हाँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, और चेंज होकर मैक्सिमम कहां तक जाती है। फॉर एग्जांपल 7वां ग्रुप है, तो 7वें ग्रुप की प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल हैलोजेंस हैं, तो -1 तक जा सकती है, ठीक है। और अगर मैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो फिर वो कहां तक जा सकती है, तो वो +7 तक जा सकती है। तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड, तो ये भी डन हो गया। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड आपको बता दूं ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए। ये ग्रुप में टॉप टू द बॉटम बात हो रही थी, और अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू द राइट। लो जी, टॉप टू द बॉटम आते हैं हाइड्रेशन एनर्जी के लिए अलोंग द ग्रुप, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाते हुए अगर मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्या वजह, लिथियम से जाना है सीजियम तक, साइज का बढ़ना है, हाइड्रेशन एनर्जी का कम हो जाना है, क्योंकि चार्ज साइज के बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज बिकॉज, लिख दूं, साइज इंक्रीज, ऊपर को एरो क्या शो करता है, इंक्रीज, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज। लेफ्ट टू द राइट जाते हुए अगर हम लोग देखें तो कैटाइंस के केस में बात करेंगे अगर हम, तो लेफ्ट से राइट जाएं पीरियड के लॉन्ग, तो आप लोगों को सोडियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, सिलिकॉन मिलेगा। तो लेफ्ट टू द राइट जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज हो रहा है, इसके अलावा चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप की बेस पर देखें, ये अलोंग द ग्रुप आ गया हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड, ये अलोंग द पीरियड आ गया हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड।
आप लोगों को ये ट्रेंड्स बताने के बाद अगर सवाल पूछे जाएं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इन सवालात का जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। कि अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड आयन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? तो बेटे यहाँ पे फैसला कर लो कि जितना कैटाइन का चार्ज बढ़ता चला जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये होगा इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डायरेक्ट बन गया हाइड्रेशन एनर्जी का भी। और यहाँ पे भी देखें ज़्यादा चार्ज फास्फोरस के पास है तो ये आ जाएगा डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ एनाइंस। ठीक है बेटा। अब आपके ज़हन में अगर एक कंफ्यूजन हो तो मैं उसका हल निकाल देता हूँ। Q कूलम, R पिकोमीटर। सवाल आया प्लस 50 प्लस 50 मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी? ऑफ कोर्स आपकी सिलेक्शन होगी चार्ज, और साइज सेम है जो चार्ज को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये सूरत हाल आ जाती है प्लस 50 प्लस 100, अब किसको सिलेक्ट करेंगे? अब भी देखो तो यहाँ पे चार्ज भी कम है, साइज भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है अभी भी ये ऑप्शन सेलेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को मैं ये सिचुएशन देता हूँ चार्ज प्लस जैसा कि प्रीवियस था, और साइज अब मैं आप लोगों के सामने जो है वो एक रख देता हूँ 50 और एक रख देता हूँ 100। अब देखो कुछ लोग कहते हैं साइज को प्रेफर करने की, बेटे मैं ये कहता हूँ कि जनरली ज़्यादातर आपने चार्ज को प्रेफर करना है। चार्ज जो है वो प्रेफर्ड होता है सम केसेस में। लेकिन अगर मैं एक ऐसा केस रख दूँ जिसमें यहाँ पे चार्ज तो +2 हो लेकिन साइज जो है वो 500 पिकोमीटर हो, तो 50 और 500 में डेफिनेटली आपको अब 50 वाले को सिलेक्ट करना है। तो ये अगर साइजेस में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है तो चार्ज को इंपॉर्टेंस दे दो, 40-50 तक का डिफरेंस है। अगर 100, 200, 300, 400, 500, 600 का डिफरेंस है तो फिर डेफिनेटली साइज की तरफ चले जाओ, कम साइज वाले को प्रेफर करो। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती तो फिर मैं ये 50 वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता, लेकिन 100 और 50 में कोई इतना ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है। बचा पार्टी, उम्मीद है आप लोगों को ये हाइड्रेशन एनर्जी भी समझ आया होगा जो मैंने आप लोगों के साथ डील किया, और आप लोगों को हाइड्रेशन एनर्जी के फैक्टर्स भी बताए होंगे कि चार्ज और साइज 2 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ज़्यादातर जो मोनोटॉमिक आयंस होते हैं उनकी ज़्यादा हाइड्रेशन जो है वो एनर्जी होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी अब होती क्या है कि जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल के टाइम को अट्रैक्ट करता है, इस अट्रैक्शन के रिजल्ट में ऑफ कोर्स एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इन सॉल्युबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रोल ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इन सॉल्युबिलिटी, स्पीशीज के सॉल्युबल होने, इनसॉल्युबल होने में हाइड्रेशन एनर्जी का बड़ा रोल है। ये आगे आपको जाकर के ग्रुप्स वाले यूनिट्स के अंदर मैं बताऊंगा। अभी ये केस है, ये 3 केसेस हैं जो आप लोगों ने याद रख लेने हैं। फर्स्ट केस, हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है स्पीशीज के कैटाइंस एनाइंस को सेपरेट करने के लिए तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम है, लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्पीशीज की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? और अगर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी तकरीबन एक दूसरे के इक्वल है तो स्पीशीज की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? हाइड्रेशन एनर्जी होती है आयंस को आके वाटर मॉलिक्यूल्स के सराउंड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होनी है, यही रिलीज एनर्जी पकड़नी है उसके कंपोनेंट्स ने और एक दूसरे से अलहदा होते चले जाना है, यानी कि आयंस ने डिटैच होते चले जाना है। फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड सॉलिड के आयंस को डिटैच करते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस बनाते हैं। ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी है इसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये गैसियस आयंस है। ठीक है मेरे बच्चों, फिर इन गैसियस आयंस का अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक्वियस मीडियम से मुलाकात करवा करके इनके एक्वियस आयंस बनाए जाएं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक्वियस आयंस बन रहे हैं इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो ये दोनों एनर्जीज डिसाइड करती हैं सॉल्युबिलिटी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है यानी कि रिलीज ज़्यादा हो रही है तो वो बड़ी आसानी के साथ कैटाइंस और एनाइंस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो
नेगेटिव साइन ये रिलीज होने वाली एनर्जी है, यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी पॉजिटिव साइन वाली को कंपनसेट कर देगी और वो आयंस आसानी डिटैच हो जाएंगी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, आयंस आसानी से डिटैच हो जाएंगे, रिलीज होने वाली एनर्जी इज इनफ टू स्प्लिट द आयंस, तो ये स्पीशीज फेयरली सॉल्युबल होंगी। क्या बोला मैंने? फेयरली सॉल्युबल। अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, बेचारे आयंस अलहदा नहीं हो पा रहे, बड़ा जोर लगा रहा है वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी अपनी कैटायंस को अट्रैक्ट करके किसी तरीके से दे दे आयंस को अलहदा करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहे, तो ऐसे केस में स्पीशीज जो है वो इनसॉल्युबल होती है। और लास्ट में अगर बराबर बराबर हो जाए थोड़ी थोड़ी तो फिर बेटे याद रख लीजिएगा इनसॉल्युबल और फेयरली सॉल्युबल के साथ यहाँ पे पार्शियली सॉल्युबल आ जाएगा। पार्शियली सॉल्युबल है। तो इस तरह मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखा दिया हाइड्रेशन एनर्जी का सॉल्युबिलिटी में क्या रोल है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा एज कंपेयर टू लेटेस्ट एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी कम एज कंपेयर टू लेटेस्ट एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी। ये सारी बातें भी क्लियर होगी और अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए। और भी जो बेटे जो मैंने हीट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं ना, वो भी इन दोनों डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी के डिफरेंस से हीट ऑफ सोल्यूशन भी कैलकुलेट की जाती है कि हीट रिलीज होनी है ओवरऑल या एब्जॉर्ब होनी है। तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ पीरियड्स। इसके बाद आप लोग हेलाइड्स एंड ऑफ कोर्स ऑक्साइड्स वाला जो है वो लास्ट टॉपिक देखोगे और आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। काफ़ी डिटेल में ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको आगे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा आप लोगों को बेहतर तरीके से चीज़ें मजीद सिखाने का मौका मिलेगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।